नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। अब देखते हैं हेडलाइंस। राजकोट में गरजे राहुल गांधी, कहा मोरबे में 150 लोगों की मौत कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र में राज्यपाल की गरिमा हुई खत्म, जनता भी है नाराज। गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा टोपी वालों को टिकट नहीं देती है बीजेपी। दिल्ली में आप विधायक को भीड़ ने पीटा, बैठक छोड़कर भागना पड़ा। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश का भाजपा सरकार पर निशाना, कहा यूपी में महिलाओं पर हो रहा है अपराध। चीन में बेकाबू होता कोरोना, तेजी से बढ़े पॉजिटिव केस, कई शहरों में लॉकडाउन जैसे हालात। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुजरात के राजकोट में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मोरबी हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। यहाँ पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? और मैंने बोला, देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस पे मैं बोलूंगा नहीं। मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या? चौकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर राज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि उन्हें हम राज्यपाल मानने को तैयार नहीं हैं। वो तो बीजेपी के प्रचारक हैं। जो राज्यपाल होते हैं वो तो संविधान का ध्यान रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो भी वक्तव्य दिया है उससे महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा है। लोग उनका विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राज्यपाल की गरिमा खत्म हो गई है। बात ऐसी है, अब हम उनको गवर्नर मानने को ही तैयार नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के विनम्र सेवक है, प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के। जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, वो बहुत ही तटस्थ और निष्पक्ष होता है। वो हिंदुस्तान का संविधान का ध्यान रखता है और निर्णय देता है, और बोलने में और आचरण में उनका एक प्रतिष्ठा रहती है। लेकिन जिस तरह से हमारे गवर्नर साहब ने 1 साल या 2 साल में इस प्रकार की वक्तव्य की है, तो महाराष्ट्र की जनता कुछ नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ भी बोलेंगे, महात्मा फुले के ऊपर बोलेंगे, सावित्रीबाई फुले के ऊपर आप कमेंट्स करेंगे। ये क्या महाराष्ट्र को आपने तमाशा बना, खेल बना के रखा है क्या कोई? हाँ, तो लोगों में गुस्सा आप देख लो। कभी भी राज्यपाल के खिलाफ इतना गुस्सा किसी राज्य में नहीं हुआ था। लोग उनको जूते मार रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो राज्यपाल पद की गरिमा खत्म हो गई है महाराष्ट्र में, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन का अपना पार्टी का मुख्यालय बना लिया। ये कारण है उसका। दूसरी तरफ सर, एनसीपी के एमएलए हैं महेश तपासे, वो भी कह रहे हैं कि हम आज राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि गवर्नर को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ हमारी भावना नहीं है। सरकार में जो बहुत से मंत्री और एमएलए है, उनका भी राज्यपाल के बारे में यही भावना है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल रहे। यही भावना है। सर, दिल्ली में सत्येंद्र जैन जो जेल मंत्री हैं, वो जो मसाज करते हुए दिख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन सर, जो मसाज करने वाले हैं, वो जेल अथॉरिटी कह रहा है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। मुझे मालूम नहीं। मैं इस बारे में जवाब, पॉस्को एक्ट के मामले में जेल में बंद रहा, मुझे मालूम नहीं। आप ये सवाल मुझे क्यों पूछे? मैंने कुछ देखा नहीं। मैं भी बहुत दिन तक जेल में रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। मैं इस प्रकार की जेल की खबरें पढ़ना बंद कर दिया है। छोड़ दीजिए, मुझे मालूम नहीं।
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि गुजरात में भाजपा लगभग 27 साल से शासन कर रही है। इस बार भी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन एक भी मुस्लिम को पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। ओवैसी ने आगे कहा है कि पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी ने साफ कर दिया है कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए। बीजेपी तो अब पूरे कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान कर दिया, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। सद्भावना रैली शुरू की थी, आज बीजेपी के लिस्ट में कोई नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता भैया? तो बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए, हमको कैंडिडेट नहीं देंगे। मैं टोपी वाले कह रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक को भी कैंडिडेट नहीं बनाती, मगर बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब आप देखना, ये हमारा जुमला कल सुबह 11 बजे से टीवी पर चलेगा। ओवैसी ने दरियापुर में आकर भड़काऊ भाषण दे दिया। यानी मीडिया को हमसे इतनी मोहब्बत है कि हमारे ससुराल वालों को भी हमसे इतनी मोहब्बत नहीं है। अब कल से शुरू हो जाएंगे, हमारा निकाह करने की फिक्र में रहेंगे। पश्चिम बंगाल में दिसंबर महीने में बड़ा खेल होगा। टीएमसी के 30 से ज़्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी की सरकार रहेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी काफ़ी दिनों से ये दावा करते आ रहे हैं कि दिसंबर में टीएमसी की सरकार नहीं रहेगी। उन्होंने कहा है कि ये सरकार खुद ही गिर जाएगी। दिसंबर में बहुत खेला होगा, जो खेला है खेला होगा स्लोगन दिया था, कतार में खेला हो रहा है और इधर भी दिसंबर में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। 30 क्यों, 30 से भी ज़्यादा टीएमसी का एमएलए लोग हम लोग से हमारा पार्टी से कांटेक्ट में हैं, तो उनको ये सब बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनका जो पार्टी है वो दिसंबर के बाद बहुत दिन रहेगा नहीं, उनका अस्तित्व ही अभी दाव पे है। हमको जो लगता है कि फिनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये तो बैंकरप्ट सरकार है, इनके पास तो कोई पैसा है नहीं, तो चलाएगा कैसे? और फिर जो लोग चलाने वाला है वो सारे तो 50% चला गया जेल के अंदर, बाकी 50% जो है वो भी जेल के अंदर जाएगा, तो चलाएगा कौन सरकार? ये भी तो बात है। आज उसी लिए तो सीए होना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए कैसे, किस हिसाब से ये क्या नाम है, खोकन दास, टीएमसी का बर्धमान का एमएलए, वो बोल रहे एक बड़ा सभा में कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं बांग्लादेश से, उनको उसमें देख लो कौन एक विशेष संप्रदाय का है, उसी को वोटर लिस्ट में डालो, बाकी हिंदू का हम लोग माने टीएमसी का वोटर लिस्ट में हिंदू को मत डालो। तो इसमें हम लोग का ये प्रमाण हो जाता है कि किस तरह से वोटर लिस्ट, वोटर कार्ड दिया जाता है और किस हिसाब से वोट होता है। तो ये देखिए, और किस हिसाब से क्यों ममता बनर्जी बार बार बोलते हैं कि बीएसएफ बार बार मांगते हैं कि इंटरनेशनल फेंसिंग हो, वो भी करने नहीं दे रहे, इसी वजह से, क्योंकि उनका वोट बैंक है ये 30%, ये विशेष संप्रदाय का लोग, वो लोग जितना आएगा बांग्लादेश से, उनका सीट जीतने का वो चांसेस उतना ज़्यादा है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 294 नए मामले सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,69,715 पर पहुंच गई है। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 6,209 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 5 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की संख्या 5,30,591 हो गई है। ये सभी वो मरीज हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 6,209 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.01% है। वहीं पिछले 24 घंटों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 193 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कुल 4,41,32,915 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 219.87 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मटियाला से विधायक गुलाब सिंह यादव के पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक विधायक जब रात करीब 8 बजे शाम बिहार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, उस दौरान यह घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान विवाद हो गया और कार्यकर्ताओं ने विधायक को पीटना शुरू कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान सामने नहीं आया है। वायरल वीडियो में देखा गया है कि खुद को बचाने के लिए विधायक बैठक स्थल से भाग रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। घटना के वीडियो को शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता ने ट्वीट किया है कि ईमानदार राजनीतिक नाटक में लिप्त पार्टी का ये अद्भुत दृश्य है। आपका भ्रष्टाचार ऐसा है कि आपके सदस्य भी अपने विधायकों को नहीं बख्श रहे हैं। आने वाले एमसीडी चुनाव में भी इसी तरह के नतीजे उनका इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि पिट गए आपके विधायक जी। आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव को टिकट बेचने के आरोप में आप कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। केजरीवाल जी, ऐसे ही आपके सभी भ्रष्टाचारी विधायकों को नंबर आएगा। वहीं पूरे घटनाक्रम पर विधायक गुलाब यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि भाजपा बौखला गई है, भाजपा टिकट बेचने के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। वहीं अभी मैं छावला थाने में हूं, जहां मैंने देखा है कि भाजपा का निगम परिषद व इस वार्ड से भाजपा का उम्मीदवार उन लोगों को बचाने के लिए थाने पहुंचा है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी लड़ाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। आज दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली में दो तरह का प्रचार दिख रहा है, एक काम करने वालों का प्रचार और दूसरा बदनाम करने वालों का प्रचार। पूरी तरह से एमसीडी के चुनाव का केंद्र बिंदु इन दो मुद्दों पर सिमट गया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, जो कह रहे हैं कि 4 दिसंबर को अगर झाड़ू की बटन दबाओगे, अरविंद केजरीवाल को भी एमसीडी में लाओगे तो हम क्या करेंगे, हम सफाई कैसे करेंगे, दिल्ली के अंदर से कूड़े का पहाड़ कैसे हटाएंगे, दिल्ली के अंदर पार्किंग की समस्या का समाधान करेंगे, दिल्ली के अंदर जो आवारा जो पशु हैं, जो बंदर हैं, उनकी जो समस्या उसका समाधान कैसे करेंगे, दिल्ली के अंदर तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो एमसीडी की जिम्मेदारियां, उसको समाधान कैसे करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे। उनका नारा है बदनाम किया है बदनाम करेंगे, इसलिए हमें वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल का क्या नारा है, काम किया है काम करेंगे। सारी थीम पिछले 10 दिन से अगर आप देखें तो इसी थीम के चारों तरफ सारी राजनीति घूम रही है। वो चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, चाहे इस डिपार्टमेंट का हो, चाहे उस डिपार्टमेंट का हो, चाहे जसमिन शाह का हो, चाहे ये स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन हो। भाजपा क्या कह रही है, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कह रही है हम अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा गालियां दे सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, इसलिए हमें वोट दो। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, कह रही है हम सबसे ज्यादा काम किए हैं और तुम्हारा काम कर सकते हैं 5 साल में, इसलिए हमें वोट दो। तो ये तो पब्लिक फैसला करेगी 4 तारीख को कि काम करने वालों को वोट देना है या बदनाम करने वालों को वोट देना है, गालियां देने वालों को वोट देना है या अपने वादे को पूरा करने वालों को वोट देना है। जेल के अंदर आम आदमी पार्टी नेता सचिन जैन के मसाज वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि जेल के अंदर मसाज कराना शर्मनाक है। जैन का फिजियोथेरेपिस्ट निकला है। कैदी के कैदियों वाले कपड़े नहीं पहने जाने पर भाटिया ने सवाल खड़ा किया है। बीजेपी नेता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मामले को लेकर पहले पूरे देश से माफी मांगे और मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटाएं। मालिश करने वाला शख्स एक आरोपी है। अरविंद केजरीवाल जी, आप जहां कहीं छुपे हो, भारतीय जनता पार्टी आपको चेतावनी भी देती है और चुनौती भी देती है। चेतावनी यह देती है कि वो दिन दूर नहीं है, आप जनता से माफी मांगेंगे और जनता आपका हिसाब करेगी। और चुनौती यह देती है कि अगले 1 घंटे में आप जहां कहीं छुपे हो, अगर हिम्मत है तो बाहर निकलकर ये जो तथ्य सामने आए हैं, इन तथ्यों पे आप जवाब दें।
पहला प्रश्न होगा, अरविंद केजरीवाल जी, आप मुझे यह बताइए, और आपको बताना पड़ेगा क्योंकि यह जनता पूछ रही है, यह हमारी बच्ची का मामला है, उसको इंसाफ दिलाने का मामला है। आप उस बच्ची के साथ और उसके परिजनों के साथ खड़े हैं इंसाफ दिलाने के लिए, या अभियुक्त के साथ खड़े? दूसरा, ये आज की सूची है इनके ही दिल्ली सरकार के वेब पोर्टल से। ऊपर मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 और तीसरे नंबर पे सतेंद्र जैन आज मंत्री हैं। यह सवाल बार बार चीख चीख के पूछा जाएगा, ऐसा व्यक्ति जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उसके साथ आज जो उजागर हुआ है कि वो ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण देता है जो कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त हैं, ऐसे मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है? और अगर अरविंद केजरीवाल जी ये जिम्मेदारी आपके कमजोर कंधों के लिए बहुत बड़ी है तो इस्तीफा दे दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में आज महिलाएं और बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। वहीं सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनकी कानून व्यवस्था खराब है। मैनपुरी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा है कि मैनपुरी की जनता का सीधा संपर्क और रिश्ता नेताजी से था। यहाँ की जनता ने जो विकास देखा है, जो पहचान नेताजी ने बनाई है, उसका परिणाम 8 दिसंबर को दिखाई देगा। जिन्हें जो जिम्मेदारी निभानी थी और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, बेटियों की सुरक्षा लेकर के, बालिकाओं की सुरक्षा लेकर के ये सरकार नाकाम रही है। और उसी का परिणाम ये है कि कभी बेटी सूटकेस में मिलती है या आजमगढ़ जैसी जघन्य अपराध हो रहा है। और न केवल ये 2-3 घटनाएं हैं, बल्कि अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हम रिपोर्ट देखें और महिलाओं के अपराध को देखें तो उत्तर प्रदेश आज भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध महिलाओं पे हो रहा है, बेटियों पे हो रहा है, सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। और ये इसलिए है क्योंकि सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब सरकार स्वीकार करेगी कि उनकी कानून व्यवस्था खराब है तभी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक होगी, और जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर क्या कहते हैं? हमें उम्मीद है मैनपुरी की जनता का सीधा सीधा संपर्क और सीधा सीधा एक रिश्ता जो था वो नेताजी से था। और मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता ने जो विकास देखा है, मैनपुरी की जो पहचान नेताजी ने बनाई, उसका परिणाम आपको 5 तारीख के बाद 8 तारीख को जब वोट खुलेंगे दिखाई देगा। यूपी के गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ टॉनिकल सिटी इलाके में रहने वाले इब्राहिम और उनकी पत्नी हाजरा की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। हत्या का पता तब चला जब उनकी बेटी किसी काम से वहां गई। डबल मर्डर की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उनका कहना है कि इस हत्या के खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। सुबह पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 8 बजे के आसपास 112 के माध्यम से ये मोहल्ला में 2 बुजुर्ग संपत्ति लोग का गला दबा के हत्या हुआ। और घटना स्थल पर मैं मौके पर आया हूँ, हमारे अधिकारी लोग सभी लोग मौके पर आए, सब देखा है, घटना संरक्षण किया हूँ। उस पर मोटिव तो लग रहा है, मेनली हत्या लग रहा है। वहाँ पे कोई सामान वगैरह सब ऐसे पड़ी है। इन लोग दोनों बहुत गरीबी है, इन लोग कबाड़ का काम करता है और बाकी सब चीज हम जांच करवा रहे हैं, क्या कारण मोटिव क्या है सब वेरीफाई करवा रहे हैं। अभी घर के अंदर सामान वगैरह सब ऐसे पड़ी है, उस पर कोई तितर बितर दिखा नहीं पड़ा, केवल एक छोटा से कमरा है उस पर लोग रहता था और बगल में कबाड़ का सामान पड़ी है और सब चीज सही इसी हालत में पड़ा है। केवल दोनों का गला दबा के हत्या हुआ, इसलिए हम लोग पूरा मान के जा रहे हैं मेनली हत्या की घटना होगा। कोई रंजिश हो सकता है, कोई बात हो सकती है, उसका हम पूरा पुलिस खुलासा करेंगे। जल्दी से जल्दी टीम गठित करके हम एसपी आर्य के नेतृत्व में टीम गठित कर दिया है, जल्दी से जल्दी केस खुलासा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में रेप की बढ़ती घटनाओं के बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और
इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रेप करने वाले दुष्कर्मियों के साथ साथ उनके माता पिता को भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उनका यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे मेरी तो सोच ऐसी रहती है कि अगर भविष्य में कभी ऐसा अवसर मिला तो मैं तो लॉ ही बना दूंगा। जैसे कोई बच्चा बलात्कार करता है तो मेरा तो ऐसा सोचना है कि उसको तो सजा मिलनी चाहिए, 1-2 साल की सजा उसके माता पिता को भी मिलना चाहिए। मर्डर करता है उसको तो मिलना ही चाहिए 1-2 साल 3 साल की उसके माता, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे को बनाने में माता पिता का योगदान रहता है, उसी प्रकार अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो ही बच्चे इतनी गलत दिशा में जाते हैं। और सिर्फ हम पैदा करके छोड़ दें ये अच्छी बात नहीं। अगर आपने उसे जन्म दिया है तो वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, वो इस दुनिया में आगे बढ़ सके, इसके लिए इतना मजबूत बने, इतना संस्कारी बने, इतना चरित्रवान बने, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर हमने जन्म दिया है तो वो अच्छा बने, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैंने सजा का भी सोचा। राजस्थान में पहली बार आईएएस अफसरों ने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के आईएएस अफसर बीकानेर में मंत्री रमेश मीणा द्वारा किए गए व्यवहार से बेहद नाराज हैं। इसके लिए राजस्थान आईएएस एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर सुमित शर्मा ने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें मंत्री पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर ने भी निंदा की है। सरकार का निर्देश है मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या ब्यूरोक्रेट इतने हावी है क्या इस स्टेटमेंट सुन नहीं रहे बात को? आप जाइए यहाँ। बात यह है कि वहाँ राजीविका का प्रोग्राम चल रहा था, तो महिलाओं से संबंधी कलेक्टर से हम वार्तालाप कर रहे थे कि नरेगा में मैट महिला होनी चाहिए और उसके अलावा उनके ग्राम संगठन के जो भवन होने चाहिए, तो उस बारे में अपना खेत अपना काम उनको प्राथमिकता मिले, उन चीज़ों में हमारी उनसे चर्चा हो रही थी। तो वो 2-3 बार शायद उनको कोई काम हो सकता है या कोई व्यस्तता थी या कोई ऐसे अर्जेंसी फ़ोन होंगे, तो फ़ोन पे बात कर रहे थे, कभी चैटिंग कर रहे थे। तो हमने कहा भाई आपको बात करनी है बाहर चले जाएं। तो ये बात थी और कोई ऐसा कोई विशेष बात थी नहीं। तो जो बात है कि भाई जो लोग हैं वहाँ पर बीकानेर में 85,000 महिला परिवार जुड़े हुए हैं, तो उनकी लीडर्स वहाँ बैठी हुई थी। तो हम जब बात कर रहे हैं महिलाओं से और जो कांग्रेस को वोट देते हैं, तो उनके सामने कलेक्टर को कह रहे हैं कि भाई इनका ये काम करना है, तो ध्यान नहीं देना या क्या प्रॉब्लम थी उनकी, उन्होंने ये भी नहीं बताया। तो एक तरह से क्या है, इग्नोर करना तो बड़ी बात है। तो अधिकारियों को तो काम करना चाहिए, दिशा निर्देश का ध्यान रखना चाहिए। सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं हमें कि जिलों में जाएं, वहाँ फीडबैक लें और लोगों के काम कराएं, उनसे रूबरू हों और अधिकारी को भी कहें कि भाई जनता का काम करे। तो इस तरह अगर गरीब लोग की सुनवाई हमारी नहीं होगी, हम ही नहीं कहेंगे किसी को, तो कौन कहेगा फिर? चीन में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। आज राजधानी बीजिंग ने कोविड मामलों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया है। इसके बाद शहर में एक बार फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। स्कूलों को भी ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कहा गया है और रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ लोगों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक बीते दिन चीन में 28,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। ग्वांगडोंग प्रांत और चोंगकिंग शहर में 16,000 और 6,300 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बीजिंग में भी मामले तेजी से बढ़े हैं, जहां रविवार को राजधानी में 621 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं आज इनकी संख्या दोगुनी से अधिक 1,438 हो गई है। कोविड मामलों में निरंतर बढ़ोतरी से स्थानीय अधिकारियों को बड़े शहर में विस्तारित परीक्षण
और लॉकडाउन लगाने को मजबूर कर दिया गया है। हालांकि राजधानी अब तक एक व्यापक शटडाउन से बची है। सप्ताहांत में अधिकारियों ने निवासियों को घर में रहने और जिलों के बीच यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के कई बड़े शहरों में कई पर्यटक आकर्षण, जिम और पार्क बंद कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर होने वाले कार्यक्रम जैसे संगीत कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कई चीनी शहरों ने पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर कोविड परीक्षण को बंद कर दिया था। हालांकि कुछ शहरों ने बाद में दोबारा से कोरोना टेस्टिंग पर जोर दिया। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।